हेलो, कैसे हैं आप? मैं हूं डॉक्टर शेषपाल नामदेव। आज हम लोग जो है टैक्स प्लानिंग का जो लेक्चर है वो कवर करेंगे। लास्ट लेक्चर में आपको याद होगा कि हमने टैक्स प्लानिंग, टैक्स एवॉइडेंस और टैक्स एविज़न पढ़ा था। तो इसका एक टेबल मैंने शॉर्ट में बनाया है, तो आपका ये रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले जो टैक्स प्लानिंग का मीनिंग होता है उसमें रिड्यूसेस टैक्स लाइबिलिटी मीन्स डिडक्शन, एग्जेम्पशन, अलाउंसेस और रिबेट के थ्रू हम अपनी टैक्स लाइबिलिटी कम कर सकते हैं। ये गवर्नमेंट ने टैक्स में ये क्लियरली डिफाइन किया है। टैक्स एवॉइडेंस क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है? रिड्यूस टैक्स लाइबिलिटी बाय फाइंडिंग लूप होल्स इन लॉ। टैक्स में जो कमियां हैं उनसे जो है एक अलग इंटरप्रिटेशन निकाल के उनके लूप होल्स को यूज़ करके टैक्स सेव करना होता है। टैक्स एविशन, रिड्यूस टैक्स लाइबिलिटी इन डिसऑनेस्ट मैनर मीन्स बेईमानी करके जो टैक्स बचाया जाता है, टैक्स चोरी करके जो बचाया जाता है वो टैक्स एविजन कहलाता है। तो लीगैलिटी देख लें, इसका क्या होता है लीगैलिटी अगर टर्म पे टैक्स प्लानिंग का, तो ये फुल्ली लीगल है, एथिकल है ना। तो क्योंकि गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करके टैक्स प्लानिंग की जा रही है। टैक्स अवॉइडेंस में होता है इट इज़ आल्सो लीगल बट अगेंस्ट द लॉ मेकर, क्योंकि रूल को तो आपने फॉलो किया है, लूप होल्स को निकाल के किया है, बट अगेंस्ट द लॉ मेकर है। ये डिसाइड करना पड़ेगा उनको कि इसमें आपके ऊपर पेनाल्टी लगाएं या ना लगाएं, ये डिपेंड करेगा। और ऐसी जो लूप होल्स हैं उनको रिमूव करने के लिए बीच बीच में जो टैक्स मेकर्स हैं वो अमेंडमेंट्स कई लाते हैं और इसको सही करते हैं। और टैक्स एविजन इट इज़ अनएथिकल, ये बिल्कुल पूरी तरह से 100% अनएथिकल है, अनैतिक है। एग्जाम्पल में अगर लिखें तो क्लेमिंग डिडक्शंस है ना, आप टैक्स प्लानिंग में अपने क्लेम कर सकते हैं डिडक्शंस को। यहाँ पर जो है क्लबिंग ऑफ इनकम हो जाएगा, मीन्स आपने कुछ ऐसा काम किया कि जैसे प्रॉपर्टी वाला एग्जांपल लास्ट लेक्चर में मैंने दिया था कि आप प्रॉपर्टी को इंटेंशनली ट्रांसफ़र करते हैं अपनी वाइफ के नाम में, और आप टैक्स बचाने के उसमें, तो उस टाइम में डीम्ड ओनर आप खुद मान लिए जाओगे और वो टैक्स लायबिलिटी आप ही की बनेगी, है ना। क्योंकि जब तक कुछ सेपरेट नहीं होता तब तक वो प्रॉपर्टी आपकी ही मानी जाएगी। टैक्स सेविंग पर्पज़ से आप उसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। फिर इसके एग्जांपल में है इंक्रीजिंग एक्सपेंसेस बाय शोइंग फेक बिल्स, तो आप बिल्स खर्चे बढ़ा के और इनकम को कम शो करके ये काम करते हैं। एक्सेप्टेंस है फुली एक्सेप्टेड इन द आइज ऑफ लॉ, है ना, ये फुली एक्सेप्टेड है। इट इज़ नॉट एक्सेप्टेड, क्योंकि यहाँ भी थोड़ा सा तो कुछ लूप होल्स निकाल के आप करते हैं, इसलिए इट इज़ नॉट एक्सेप्टेड इन द आइज ऑफ लॉ। गवर्नमेंट मेक्स अमेंडमेंट्स टू स्टॉप सच लूप होल्स, तो गवर्नमेंट इसमें धीरे धीरे सुधार करते हुए मैक्सिमम रेक्टिफाई हो चुका है टैक्सेशन, तो लूप होल्स बहुत कम मिलते हैं। अगर मिलते हैं तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, मिस इंटरप्रिटेशन हो सकता है, तो भी वो एसएससी की ही गलती मानी जाएगी। इट इज़ क्लियरली प्रोहिबिटेड, ये पूरी तरह से प्रतिबंधित है। बिकॉज फुली इलीगल, क्योंकि ये पूरी तरह से इलीगल है, गवर्नमेंट से टैक्स चोरी करना कहलाता है। पेनाल्टी, यहाँ पे नो पेनाल्टी है, और टैक्स अवॉइडेंस में कई बार पेनाल्टी लगती है, कई बार नहीं भी लगती है, डिपेंड करता है कंडीशन में, केस में। अगर टैक्स एविजन किया तो हैवी पेनाल्टी लगेगी। इम्प्लीकेशंस में इट लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी, क्योंकि जब हम टैक्स देंगे, प्रॉपर देंगे, फुली टैक्स प्लानिंग करके देंगे, तो कहीं भी गलत नहीं किया तो हमारे कंट्री के इकोनॉमी डेवलपमेंट में हम हेल्प कर रहे हैं। और अगर टैक्स अवॉइडेंस किया तो यहाँ पे कंट्री की में मतलब इकोनॉमी ग्रोथ में हम हेल्प नहीं कर रहे हैं, डेवलपमेंट में हेल्प नहीं कर रहे हैं, उस कंडीशन में ब्लैक मनी जनरेट होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं से लूप होल से आपने टैक्स बचाया है, गवर्नमेंट का टैक्स नहीं दिया है। और टैक्स इविज़न तो 100% अनएथिकल है और ये प्रोहिबिटेड भी है, तो ये ब्लैक मनी को जनरेट करता है। ये हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था, इसका मैंने रिवीजन कर दिया है। और आपको अगर याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि मीनिंग ऑफ टैक्स प्लानिंग में ये कुछ मैंने बातें कही थी। एक तो डिडक्शन अंडर 80C to 80U होता है,
दूसरा होता है मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन स्पेसिफिक बिजनेस। तो वो स्पेसिफिक बिजनेस क्या हो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। बाई मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन सेज, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में भी जो इन्वेस्टमेंट होता है या फ्री ट्रेड जोन में जो इन्वेस्टमेंट होता है, तो इनसे हम टैक्स सेव कर सकते हैं, गवर्नमेंट उसको प्रमोट करती है। टैक्स प्रोविजंस रिलेटिंग टू फ्री ट्रेड जोन, तो सेक्शन 10A पे इसको डिफाइन किया है, स्पेशल प्रोविज़न इन रिस्पेक्ट ऑफ न्यूली इस्टेब्लिश्ड अंडरटेकिंग्स इन फ्री ट्रेड जोन। ठीक है, तो जो नए बिजनेस हैं फ्री ट्रेड जोन में जो न्यूली इस्टेब्लिश करते हैं उनके लिए डिडक्शंस हैं, स्पेशल प्रोविज़न है। उसके लिए सेकंड पॉइंट है कि द बेनिफिट इन रिस्पेक्ट ऑफ न्यूली इस्टेब्लिश्ड इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग्स इन फ्री ट्रेड जोन इज अवेलेबल टू ऑल एसएससी ऑन एक्सपोर्ट ऑफ सर्टेन आर्टिकल्स, थिंग्स एंड और सॉफ्टवेयर। तो ये तीन चीज़ें हैं जो कि एक्सपोर्ट में बिजनेस इन्वॉल्व हो और फ्री ट्रेड जोन पे अगर वो अपना बिजनेस इस्टेब्लिश करता है तो उन एसएससीज के लिए कुछ कंडीशंस हैं। शुड नॉट बी फार्म्ड बाय स्प्लिटिंग अप और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ यूनिट ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस। कोई भी अगर ऑलरेडी सेटअप है बिजनेस का तो उसको स्प्लिट करके या रिकंस्ट्रक्ट करके नया बिजनेस नहीं करना है, बिल्कुल न्यूली बिजनेस होना चाहिए। शुड नॉट बी फॉर्म्ड बाय ट्रांसफरिंग मशीनरी और प्लांट प्रीवियसली यूज्ड। अगर आपका कोई दूसरा बिजनेस है तो उसकी प्लांट मशीनरी वहाँ से ट्रांसफ़र करके आप नहीं कर सकते हैं, बिजनेस नया नहीं कर सकते। इन सर्टेन कंडीशंस एज स्पेसिफाइड इन द एक्ट सेकेंड हैंड मशीनरी इज़ अलाउड। तो कुछ विशेष कंडीशंस में जो इंपोर्ट की हुई विशेष मशीनें सेकेंड हैंड मशीनें हैं वो अलाउ है कुछ विशेष कंडीशंस में, अदरवाइज़ आप दूसरी प्लांट की मशीन ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। सेल प्रोसीड्स शुड बी ब्रॉट इन कन्वर्टिबल फॉरेक्स विद इन 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर। तो जो भी सेल किया है तो उसके मतलब सेल का 6 महीने के अंदर उनकी पेमेंट फॉरेक्स के माध्यम से एक्सेप्ट होनी चाहिए। मींस हमारा जो फॉरेन कंट्रीज़ का करेंसी है उस करेंसी में फॉरेक्स के माध्यम से आपके पास आनी चाहिए। रिपोर्ट इन फार्म नंबर 56F, और आपको फार्म नंबर 56F फिल करना पड़ेगा। और ये हमारी लास्ट कंडीशन है, फिलिंग ऑफ रिटर्न्स विद इन ड्यू डेट अंडर सेक्शन 139(1). तो 139(1) के अकॉर्डिंग आपको ड्यू डेट पे अपना रिटर्न फाइल करना है। तो इसका नेक्स्ट पॉइंट है टैक्स हॉलीडे। तो टैक्स हॉलीडे में 2003 एंड 4 से पहले जो बिजनेस सेटअप हुए हैं उनको तो 100% यहाँ पे डिडक्शन मिलेगा उनके एक्सपोर्ट बिजनेस में, और नेक्स्ट 10 कंसेक्यूटिव्स असेसमेंट ईयर के लिए जो कि आर्टिकल, थिंग और सॉफ्टवेयर पे डील करते हैं। और जो 2003 एंड 4 के बाद सेटअप हुए हैं उसमें से शुरू में के 5 साल उनको डिडक्शन मिलेगा, और नेक्स्ट 2 ईयर 5 साल के बाद अगले 2 साल तक उनको 50% डिडक्शन मिलेगा, और नेक्स्ट 3 ईयर मीन्स जो 8वें साल से लेके 10वें साल तक है 50% डिडक्शन मिलेगा। बट सब्जेक्ट ये है कि उनको एक अकाउंट बैंक के साथ खोलना पड़ेगा जिसे सेज रारा बोलते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन री इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिवर्स अकाउंट। ये अकाउंट उनका ओपन होना चाहिए, उस कंडीशन में उनको वो डिस्काउंट मिलेगा। नो डिडक्शन फॉर असेसमेंट ईयर 2012-13 और देयर आफ्टर। तो 2012-13 के बाद से या 2012-13 में कोई रिडक्शन नहीं मिलेगा, ये 2012-13 तक ही था। द कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट्स इज़ एज पर फॉलोइंग फार्मूला। तो प्रॉफिट का कंप्यूटेशन जो है, कैलकुलेशन जो है इस फार्मूले से होता है, प्रॉफिट फ्रॉम द बिजनेस ऑफ द अंडरटेकिंग इनटू एक्सपोर्ट टर्नओवर और टोटल डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर ऑफ अंडरटेकिंग। तो इस फार्मूले से ही कैलकुलेट होता है। यहाँ पर कुछ प्रोविज़न है एमेलगेमेशन और डिमर्जर के लिए। तो एक बार अगर ये हो गया तो जो एमेलगेमेशन है, एमेलगेमेशन मीन्स जो फर्म पहले से अलग अलग हैं वो दो फर्म मिलके एक सिंगल फर्म बन जाती है, वो एमेलगेमेशन होता है। और डिमर्जर क्या होता है, जैसे कोई दो फर्म मर्ज हैं ए एंड बी और वो डिमर्ज होके ए अलग हो गई बी अलग हो गई, है ना। तो ए बी
अगर मिल के एक हो गई तो एमेलगमेशन कहलाएगा, और डिमर्जर क्या होगा कि अगर वो ए बी फर्म है और वो अलग हुई तो वो ए बी हो जाएगी। तो इसका देख लेते हैं। द बेनिफिट अंडर दिस सेक्शन इज नॉट अवेलेबल टू द एमेलगमेटिंग और डिमर्ज्ड कंपनी फॉर द प्रीवियस ईयर। ठीक है, अगर ये एमेलगमेटिंग कंपनी या डिमर्ज्ड कंपनी है तो उसको जो है यहाँ पे बेनिफिट नहीं मिलेगा। इन विच द एमेलगमेशन और डिमर्जर टेक्स प्लेस and it is available to the amalgamated or resulting company as it would have been available to the amalgamating or demerged company if the amalgamation and demerger had not taken. Details on deduction under section 80 IA। इसमें देखिए 6 कैटेगरीज हैं, इन कैटेगरीज पे ये सेक्शन अंडर सेक्शन 80 IA एप्लीकेबल होता है। पहली कैटेगरी है इसकी अंडरटेकिंग इंगेज्ड इन प्रोवाइडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, जो कंट्री की इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी डेवलप करते हैं, डैम बनाते हैं, रोड बनाती है और बहुत सारा हाईवेज बनाते हैं, तो इनके लिए है। टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज जैसे जियो है, रिलायंस है, टाटा है, ये टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज हो गई। इंडस्ट्रियल पार्क अगर डेवलप किया है या स्पेशल इकोनॉमिक जोन में बिजनेस सेट किया है। फिर है पावर सेक्टर, जैसे एनटीपीसी हो गया, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हो गया, अदानी हो गया, है ना, टाटा पावर हो गया, रिलायंस पावर हो गया। और फिफ्थ है हमारा अंडरटेकिंग सेटअप रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पावर जनरेटिंग प्लांट, जो ऑलरेडी प्लांट है उसका रिकंस्ट्रक्शन के लिए भी है। एक तो फिर न्यू पावर जो पावर जनरेटिंग प्लांट है पावर सेक्टर है, एक रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पावर जनरेटिंग प्लांट है। 6 नंबर पोजीशन पे अभी नया जुड़ा है अक्रॉस कंट्री नेचुरल गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। तो क्रॉस कंट्री जो नेचुरल गैसेस का डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क है वो भी हो सकता है। जो पहली कंडीशन है इज सेटअप इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया फॉर द जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। ठीक है, और ये कब के बीच में होना चाहिए? 1 डे ऑफ अप्रैल 1993 और 31 डे ऑफ मार्च 2010 के बीच का होना चाहिए। बी कंडीशन है ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, बाय लेइंग नेटवर्क ऑफ न्यू ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस एट एनी टाइम ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ बिगनिंग ऑन 1 डे ऑफ अप्रैल 1999 and ending on 31st day of March 2010। सी कंडीशन है हमारी renovation and modernization of existing network of transmission or distribution lines at any time during the period beginning from 1st day of April 2004 31st day of March 2010। तो इनके लिए 100% डिस्काउंट है ना, अलाउंस इसमें डिडक्ट कर सकते हैं, और 30% प्रॉफिट्स फ्रॉम सच एलिजिबल बिजनेस। या तो 100% होगा या तो 30% होगा, जो भी एलिजिबल होंगे बिजनेस इन ड्यूरेशन पे जो हुए हैं। 80 IB देख लेते हैं। सेक्शन 80 IB में रिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग लोकेटेड इन बैकवर्ड स्टेट और डिस्ट्रिक्ट। जो बैकवर्ड स्टेट या डिस्ट्रिक्ट में जो सेटअप हैं उनके लिए है सेक्शन 80 IB। Reduction allowed is either 100% and or 30% for 10 years depending upon case to case। Section 80 IB 11B, the amount of deduction in case of an undertaking derived profits from business of operating and maintaining a hospital in rural area shall be 100% of profits and gains of such business for period of 5 consecutive assessment year beginning with the initial assessment year। तो इनिशियल असेसमेंट ईयर से शुरू होगा और इसमें अगले 5 सालों तक 100% इसमें इसका डिडक्शन मिलेगा। सेक्शन 80 IC, profits from industrial undertaking located in the specified states are
स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, deduction allowed is 100% of such profit. Section 80 LA, where the gross total income of an SSC being a scheduled bank or bank incorporated by or under the laws of a country outside India and having an offshore banking unit in special economic zone. Second है condition, being a unit of international financial services center, there shall be allowed a deduction from such income of an amount equal to 100% of such income for 5 consecutive assessment years beginning with the assessment year. तो ठीक है, ये मेरा टॉपिक यहाँ पे कवर होता है और इसका ये शॉर्ट में था और डिटेल में एक्ट बहुत बड़ा है, उसको आप पढ़ सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।